तो देश को भावुक कर देने वाला क्षण है इस वक्त ये बरार स्क्वायर पर, जब अब कुछ ही क्षणों में मुखाग्नि दी जाएगी। पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। सीडीएस विपिन रावत और पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी को उस आखिरी विदाई में उनकी शामिल होने के लिए। मंत्री जी देख रहे हैं, परिवार के सदस्य जो इस वक्त मौजूद हैं, बेटियों को आप देख सकते हैं, माता पिता जिन्होंने दोनों को एक साथ खो दिया। ये किसी पहाड़ के टूटने जैसा है, लेकिन फिर भी आप इस हौसले को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये जज्बा कहाँ से आता है। ये वो सैन्य अधिकारियों के परिवार हैं जो अपने पीछे उसी साहस को साथ लिए चलते हैं। आज भावनाओं का ज्वार, भावनाओं का सैलाब देखने को मिल रहा है दिल्ली के बरार स्क्वायर पर। ये देखिए, सिविलियंस हैं, इनमें युवा है, इनमें छात्र है, इनमें वो युवा जोश है जो आर्मी में शामिल होकर देश की हिफाजत के लिए लड़ना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। तिरंगे की आन बान शान के लिए जिस तरीके से हमारे वीर सैनिक खुद को कुर्बान कर देते हैं, वही जज्बा लिए ये युवा सैनिक अपने सबसे चहेते जनरल विपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए नम आंखों से पहुंचे हुए हैं। देश को रुलाने वाली तस्वीरें, गमगीन कर देने वाली तस्वीरें, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो बहुत गहरा आघात देती हैं। ये अंतिम क्षणों की तस्वीरें, मुखाग्नि दिए जाने के पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पूरे प्रोटोकॉल्स का यहाँ बखूबी पालन किया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ जनरल विपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है और साथ में उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, साथ ही में उनका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनको भी मुखाग्नि दी जाएगी। 800 सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में और उस तिरंगे में लिपटे हुए विपिन रावत के पार्थिव शरीर को आगे लेकर बढ़े 6 सर्वोच्च सैन्य अधिकारी तीनों सेनाओं के, और उस जगह पर स्थापित किया जहां पर अंतिम संस्कार अब होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनके मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर लगातार काम करते रहे जनरल विपिन रावत, और कितना मुश्किल ये वक्त है कि तमाम योजनाओं पर काम करने वाले जनरल, जिनके साथ स्ट्रैटेजीज पर बात की गई होगी, जिन तक सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम ही सीडीएस विपिन रावत किया करते थे, आज उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये हर एक नागरिक के लिए, उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि देश के एक एक नागरिक के लिए बेहद मुश्किल क्षण है। और ये तस्वीरें बताती हैं जिस प्रकार यहाँ पर लगातार विपिन रावत अमर रहे। जो लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाए हैं, जो आम नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, वो मौजूद हैं। शत्रुघ्न का सैल्यूट यहाँ पर दिया जाएगा तिरंगे में। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर एक बार फिर लिपटा गया। 6 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया और किसी भी क्षण इस अंतिम क्रिया को पूरा किया जाएगा, जब आखिरी विदाई के पहले की ये रस्में जो निभाई जा रही हैं इस वक्त। ये गमगीन कर देने वाला भावुक क्षण। जनरल रावत की बेटियां जो हैं वो अंतिम संस्कार कर रही हैं।
उन्हीं के हाथों अंतिम संस्कार। 2 बेटियां परिवार में हैं। एक बेटी जो अनमैरिड है वही मुखाग्नि देगी, लेकिन परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। भारत माता के इस वीर सपूत को ये आखिरी क्षण है जब देश इस वक्त निहार पा रहा है, जब उनके आखिरी दर्शन, अंतिम दर्शन कर पा रहा है। 12 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने आज यहाँ पर कमान पूरी संभाली हुई थी। 6 टॉप सीनियर ऑफिशियल्स जिन्होंने तिरंगे में एक बार फिर, जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने 43 साल के सैनिक जीवन में लड़ते रहे सीडीएस विपिन रावत, उनको उसी तिरंगे की सपुर्द किया गया पहले, और उसके बाद वो विधि विधान जो लास्ट राइट के वक्त अपनाए जाते हैं उनको संपन्न किया उनकी बेटियों ने। और ये देखिए, दोनों ही पार्थिव शरीर जो हैं एक साथ रखे गए हैं, माता पिता के, सीडीएस विपिन रावत के और उनकी पत्नी मधुलिका रावत। सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है एक पत्नी के लिए इस तरीके से अपने पति के साथ जाना, लेकिन जिस तरीके से उनको गंवाया देश ने, ये बेहद हमारा रिकवर कर अपने पूज्य बेटे पापा मम्मी का नाम करता लोग के साथ रेवती पंचमाली तपो परिसर पंचों के पास आगे है भाई पूजा का तो मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान को संपन्न किया जा रहा है। कुछ देर में मुखाग्नि उनको दी जाएगी और ये सबसे मुश्किल घड़ी जो इस वक्त आप तक इन तस्वीरों के माध्यम से पहुंचानी पड़ रही है, जिसकी कल्पना देश का कोई नागरिक नहीं करता कभी। वो सबसे मुश्किल तस्वीरें इस वक्त देश देख रहा है। दोनों पति पत्नी सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, दोनों के पार्थिव शरीर को एक साथ रखा गया है, एक साथ उनको मुखाग्नि दी जाएगी। अंतिम संस्कार में जो क्रियाएं होती हैं वो इस वक्त संपन्न की जा रही है मंत्रोच्चार के बीच। और इस शौर्य को आखिरी सलामी देश इस वक्त दे रहा है। सभी की आंखें नम, क्योंकि ये बेहद मुश्किल घड़ी है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो इससे पहले, ये ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन इस देश के लिए कि शायद इससे पहले न देखा गया हो, जब एक के बाद एक, इससे पहले ब्रिगेडियर लिद्दर, देश के ऐसे सर्वोच्च सैन्य अधिकारियों को इस प्रकार अंतिम विदाई दी जा रही हो।
और सोचिए इन बेटियों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने माता पिता को एक साथ खोया है। एक छोटी बेटी जो दिल्ली में ही थी जब ये पूरी घटना घटित हुई, जब ये दुर्घटना हुई, जब उनके घर तक पहुंचकर उनसे तमाम जानकारियां साझा की गई, उन्होंने अपने माता पिता दोनों को एक साथ खो दिया है। पूरा एक हंसता खेलता परिवार जो एक पल में जुदा हो गया, एक दूसरे से न सिर्फ जुदा हुआ बल्कि एक तरीके से उजड़ गया। अपने 43 साल के करियर में लगातार देश के लिए हर संकट की घड़ी में या जब दुश्मनों को जवाब देना हो, हर वक्त एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में जहां रहे विपिन रावत जुटे रहे और घर को संभालने का जो मुख्य जिम्मा होता है। लेकिन ये भी बता दें आपको, एक सैन्य अधिकारी की जो पत्नी होती है वो पैरेलली उनको कहा जा सकता है वो भी किसी शहीद से कम नहीं, क्योंकि शहीद की विधवाओं को या फिर शहीदों की जो सैनिक होते हैं उनकी पत्नियों को भी साथ लेकर चलने का जिम्मा, एक डोर से बांधकर आगे बढ़ाने का, आजीवन उनका साथ देने का एक तरीके से वो प्रण लेती हैं। वो किसी शहीद से कम नहीं है और इसलिए पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज देश उनको भी विदा कर रहा है। मधुलिका रावत बस कुछ क्षणों में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। सीरियस विपिन रावत, वो पल अब बेहद करीब आ चुका है जिस पल को इस वक्त देख पाना, इसको वाकई आभास कर पाना कि सब कुछ इस वक्त घटित हो रहा है, ये बेहद मुश्किल है। लेकिन जो जहां है पूरा देश एक टक आज इन तस्वीरों के माध्यम से श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है सीरियस विपिन रावत को। जो वो कर गए, जिस काबिलियत के साथ उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया वो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वो अपूर्णीय क्षति है जो देश को लगी है, एक ऐसी क्षति जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। और अब ये अंतिम क्रिया, अंतिम कुछ क्षण, उसके पहले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ठीक अपने समय के अनुसार, क्योंकि 4:45 बजे ही बताया जा रहा था जब अंतिम संस्कार होगा। प्रक्रिया, आखिरी प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है। ये सीरियस विपिन रावत ये वो चेहरा है जो थल सेना अध्यक्ष बनने के बाद जब 2019 में 31 दिसंबर जब उन्होंने ये कमान संभाली, उसके बाद एक जो उनकी रणनीतियां रही देश के लिए, जो एक देश प्रेम का जज्बा उनके उठाए गए कदमों के जरिए, एक देश प्रेम का जज्बा जो एक देश के नागरिक में, एक युवा में वो जो जोश भरा, शायद यही कारण है कि आज उनके लिए एक सैलाब देखने को मिल रहा है पूरे देश में। आज उनकी कुर्बानियों को देश याद कर रहा है और जिस भी तरीके से संभव हो सके उस पर अपना सम्मान लौटा देना चाहता है। देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी सीडीएस विपिन रावत, जिनका इस तरीके से जाना बहुत बड़ा झटका देश के लिए है। युद्ध भूमि में एक सख्त सैनिक थे विपिन रावत, जो रात भर जाकर सैन्य व्यूह रचना करने वाले अनूठे योजनाकार के रूप में भी जाने जाते थे। भारतीय सेना की छवि बदलने का काम भी उन्होंने किया। रिफॉर्म्स को लेकर के पुरजोर तरीके से आवाज उठाई विपिन रावत ने। रिफॉर्म्स को अंजाम देने वाले उनके किए को कभी देश की सेना भुला नहीं सकती। उन्होंने जो कदम उठाए उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक प्रोफेशनल आर्मी बनाने का जो क्रेडिट है वो भी जनरल विपिन रावत को जाता है, भारतीय सेना को। और देखिए 8 दिसंबर का दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए साबित हुआ। इससे पहले म्यांमार में जब सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरीके से अंजाम दिया गया था, नागालैंड के दौरे के दौरान, उस दौरान जब वहां पे मौजूद थे, तब भी बाल बाल एक घटना में बचे थे विपिन रावत।
और उसके बाद 8 दिसंबर का वो काला दिन जो इस देश को बहुत बड़ी क्षति दे गया। और हम ये नहीं भूल सकते कि ये वो पद है जिसकी जरूरत 1971 युद्ध के समय से ही महसूस की जा रही थी तब, और उसके बाद करगिल युद्ध के बाद ये महसूस किया गया कि तीनों सेनाओं के सामंजस्य की एक गंभीर चुनौती है, एक बड़ी जरूरत है, इसको पूरा करना अनिवार्यता है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस पद पर, क्योंकि थल सेना अध्यक्ष के रूप में उनका कामकाज अपने आप में एक प्रेरणा था, एक नजीर था, और ऐसे में उनको देश का पहला सीडीएस बनाया गया और अपने काबिलियत के बूते उनके सामने जितनी भी चुनौतियां आई उनको बखूबी अंजाम दिया। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर ली जाए, चाहे म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, उसकी रणनीति में जिस प्रकार से वो शामिल रहे, चाहे पूर्वोत्तर में उग्रवाद के खिलाफ अभियान रहा हो, उसमें महत्वपूर्ण रोल उन्होंने निभाया। 16 दिसंबर 1978 को सेना में अधिकारी बने थे। 43 साल का ये सैन्य जीवन जिसमें उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उनकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में, मधुलिका रावत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पूरी तरीके से देश के लिए समर्पित हैं, घर बार का जिम्मा उन्हीं के ऊपर है, और उन्होंने कह रखा है कि मेरे लिए देश प्रथम है, परिवार तुम संभालो, देश मैं संभालूंगा। ये इस प्रकार का जज्बा एक सैनिक के रूप में सीडीएस विपिन रावत रखा करते थे। ये कुर्बानियां जिसको देश भुला नहीं सकता, और यही कारण है कि आज दिल्ली की सड़कों पर वो सैलाब देखने को मिला भावनाओं का, सम्मान में सिर झुके हुए दिखे ऐसे लोग जो शायद कभी न मिले हों सीडीएस विपिन रावत से। वो लगातार 3 कामराज मार्ग से जब उनकी यात्रा शुरू हुई, लगातार उस यात्रा के साथ दौड़ते रहे। विपिन रावत अमर रहे, जय हिंद के नारे बुलंद होते रहे। ये उद्घोष जो आज जन जन तक पहुंचा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जनरल के लिए, अपने चहेते जनरल के लिए, जिनको आखिरी एक टक देश निहारना चाहता था, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता था, और इसके बूते ये बताना चाहता था कि हम आपकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे और देश आपके परिवार के साथ खड़ा है। कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरबेस पर भी पहुंचे थे, पालम एयरबेस पर, वहां पर जिस प्रकार ढांढस बंधा रहे थे और जो हौसला देखने को मिल रहा था परिवारों का, आज भी जब आप ये देख पा रहे हैं, ये अंतर पता लगता है कि एक सैन्य अधिकारी का परिवार जो होता है, एक सैनिक का परिवार पीछे उसी जोश से लबरेज रहता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि वो साफ साफ ये संदेश देता है कि हमें पता है आप हमारे साथ हैं। पूरे देश को ये संदेश देता है, और इस मुसीबत की घड़ी को भी, ये जो दुखों का पहाड़ टूटता है उसको भी हम आपके सहारे हंसते हंसते झेल लेंगे, वो ये आश्वासन देने की अपनी तरफ से कोशिश भी करता है। और आज वो देखने को मिल रहा है बरार स्क्वायर पर भी, जब बाहर उद्घोष हो रहा है विपिन रावत अमर रहें, आप अजर अमर हैं, जय हिंद के जब नारे यहाँ पर बुलंद किए जा रहे हैं। फिर से देखिए, जाते जाते भी एक सैनिक पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर जाता है। आज ये साबित हो रहा है, वो राष्ट्रभक्ति जगा कर जाता है जिसकी इस देश को जरूरत है। विपिन रावत जिनका जाना इस दुर्घटना में एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन
तो देश को भावुक कर देने वाला वो आखिरी क्षण जिसको आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। मुखाग्नि दी गई है सीडीएस जनरल विपिन रावत को। दोनों के पति पत्नी दोनों के पार्थिव शरीर मधुलिका रावत और सीडीएस विपिन रावत एक ही साथ रखे गए। पंचतत्व में विलीन होते सीडीएस विपिन रावत इस शौर्य को आज देश ने सलाम किया है और इस कुर्बानी को कभी नहीं भूला जा सकता। ये अंतिम तस्वीरें विपिन रावत की बेटी कृतिका तारिणी जिन्होंने मुखाग्नि दी। उसके बाद जो है हम आगे ये आखिरी सलामी भारत के इस लाल को, इस वीर सपूत को जो अब पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। सैन्य सम्मान के साथ जहां पर अंतिम विदाई अपने नेतृत्व को दिया। देश की आंखों में आंसू हैं, गमगीन पूरा देश इस वक्त, हम कर सकते हैं क्योंकि ये वो दर्द है, ये वो पीड़ा है जो बहुत एक गहरे जख्म के रूप में देश के सीने पर लगा है। दोनों हाथ में आगे किसी तरह से और मुझे लगता है कि घी का पात्र है जो दिया गया है और दोनों बेटियां साथ साथ हैं और इसी में इस वक्त अग्नि जो है अर्पित की जा रही है। और अब मुखाग्नि, जाहिर सी बात है ये बेटियां जिनके चेहरे के आगे सिर्फ और सिर्फ आंखों के आगे ये तस्वीरें नहीं बल्कि वो हौसला रह जाएगा अपने पिता को जिस तरीके से उन्होंने देखा है देश के लिए लड़ते हुए, जिसे भुला पाना नामुमकिन है। क्योंकि कहा जाता है शरीर नश्वर है, लेकिन इसके पीछे जो छूट जाता है वो है यादें। वो यादें जो देश के लिए समर्पित थी, वो यादें जिसने देश को एक सूत्र में पिरो कर रखा, जिसने देशभक्ति का जज्बा आज जाते जाते भी जगाया है देश के युवाओं में। वो राष्ट्रभक्ति का जज्बा आज जिसको ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें हैं, जिसको अपने नब्ज में आज देश महसूस कर पा रहा है। जो बरार स्क्वायर से अंतिम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जनरल विपिन रावत को मुखाग्नि दी गई और अब एक ऐसे सफर पर विपिन रावत निकल चुके हैं जिससे वो कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। देश जानता है, लेकिन उसके पीछे उनकी कुर्बानियों को भी देश हमेशा के लिए याद रखेगा, क्योंकि उनके उठाए एक एक कदम वो सीख है, वो प्रेरणा है जो आगे अनुभव के रूप में इस देश की हिफाजत के लिए काम आने वाला है। जो उनसे सीखा, उनके साथ काम करने वाले सहयोगियों ने, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन यादों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, उस जोश, उस चेहरे को कभी नहीं भुलाया जा सकता। भले वो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन ये आखिरी सम्मान जो देश इस वक्त उन पर न्योछावर कर रहा है, ये अतुलनीय है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया गया। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि एक योद्धा के जाने पर सिर सम्मान में जरूर झुकते हैं, और यही कारण है कि आप बेटियों को देख सकते हैं वो जिस तरीके से तनकर खड़ी हैं, पिता माता जिन्होंने दोनों को एक साथ खोया है, लेकिन वो ये बता रही हैं अपने इस हौसले के साथ कि हमें उनकी कुर्बानियों पर फक्र है, गर्व है। और हर युवा तक ये संदेश, ये तस्वीरें पहुंचा रही हैं कि देश से बढ़कर कुछ नहीं, देश से बढ़कर कुछ नहीं। और यही कारण था कि आज जन सैलाब इस अंतिम यात्रा पर उमड़ पड़ा। आज दिल्ली की सड़कों ने जो तस्वीरें देखी हैं उसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। देश के पहले सीडीएस जिनका जाना कोई आम बात नहीं, एक बहुत गहरा आघात है, लेकिन जो प्रेरणा, जो शक्ति वो अपने पीछे छोड़कर गए हैं, वो हौसले का काम करेगा भारतीय सेना के लिए। और अब पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं मधुलिका रावत और सीडीएस विपिन रावत। और बहुत बड़ी बात कही जाती है
सनातन धर्म में ये माना जाता है कि एक पत्नी जिस इस तरीके से अपने पति के साथ जब जाती है तो इसे बड़े सौभाग्य के रूप में माना जाता है। और बिल्कुल पैरेलली अगर आप देखें, वो किसी सैनिक से कम नहीं थी, क्योंकि एक सैनिक जब मोर्चे पर होता है उसके पीछे जो परिवार होता है वो साथ साथ एक युद्ध लड़ रहा होता है, वो साथ साथ वो मनोबल प्रदान कर रहा होता है उस सैनिक को जो देश की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। और इसलिए पूरे सैन्य सम्मान के साथ मधुलिका रावत को भी अंतिम विदाई दी गई है। पूरे एक परिवार होता है, सैनिक एक पूरा परिवार होते हैं जिसको साथ लेकर चलने का काम अर्धांगिनी के रूप में उनकी पत्नियां करती हैं। पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक बार फिर बरार स्क्वायर से। पल्लवी, ये आखिरी तस्वीरें, लेकिन इसके बाद यादें रह जाती हैं और उस ओजस्वी तेजस्वी विपिन रावत का चेहरा, पहले सीडीएस का चेहरा, जो एक प्रेरणा के रूप में हमेशा हमेशा देश के लिए काम करेगा। कोई दो राय नहीं है इसमें। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि ये चेहरा आज कभी नहीं दिखेगा, लेकिन किया गया काम है जो उनके द्वारा किए गए, एक तरीके से कहें कि जो उन्होंने शिक्षा दी है, जो उन्होंने अपने देश के लिए किया है, वो हमेशा हमेशा ही याद रहेगा। आपने तस्वीरें देखी होंगी, कितना भावुक क्षण है अंदर, किस तरीके से उनकी दोनों जो बेटियां हैं उन्होंने मुखाग्नि दी है। देखिए, ये अपूर्णीय क्षति उनके लिए भी है, क्योंकि एक झटके में, लगातार हम कह भी रहे हैं कि एक झटके में माता पिता का साया एकदम से उठ जाना, इस क्षति को भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर उस तस्वीरों को आप देख रही होंगी तो उन तस्वीरों में देखिए कि कितनी अपने अंदर हिम्मत बंधाई हुई है उन लोगों ने। और यही एक शिक्षा जो है वो जनरल रावत देते थे कि विषम से विषम परिस्थिति हो, धीर नहीं होना है, अधीर नहीं होना है, हिम्मत रखनी है और तब देश के खिलाफ लड़ना है, देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जो है समर्पित होना है। और डिफेंस में यही सिखाया भी जाता है कि अपने आप को इतना कठोर बना लीजिए कि कोई भी परिस्थिति में आपको कमज़ोर ना हो सके। और वही इसीलिए उनके परिवार में भी आप देखें तो अंदर से वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनको आप देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि उनके अंदर इतना दर्द, इतना दुख है। और वो देखिए, जाहिर तौर पर दुख तो है, क्योंकि एक झटके में अगर माता पिता किसी के चले जाते हैं तो जाहिर तौर पर उससे बड़ी क्षति किसी की नहीं हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं उसमें यही दिखाई पड़ रही है कि तमाम लोग जो उनसे जुड़े हुए थे किसी भी तरीके से, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो उनके अपने प्रोफेशन में हो, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे उनको आखिरी नमन करने के लिए। 17 तोपों की आप आवाज़ भी सुन रही हैं, 17 जो गन की सलामी दी गई है उनको, और तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आशा मैं कहने चाहूँगी कि जब अंतिम विदाई हो रही थी आपने देखा कि जब दोनों के पार्थिव शरीर को एक साथ रखकर और एक साथ ही विदाई दी गई और एक साथ ही एक तरीके से कहे दोनों बेटियों ने मुखाग्नि देते हुए उनको अंतिम विदाई दी। ये बड़ा मार्मिक क्षण है, बहुत मार्मिक इसलिए भी है क्योंकि जब विवाह होता है तो एक पत्नी जो है वो आगे चलती है और साथ साथ चलती है। और बेशक देखिए, उन पति पत्नी के लिए एक साथ चले जाना शायद वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अपने मन में एक ये रहा होगा, जरूर होगा, कहीं भी होंगे तो एक साथ चले गए। लेकिन बच्चों के लिए बड़ी घटना है कि एक साथ दोनों को मुखाग्नि देना पड़ रहा है। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिनको एक शब्दों में मैं पिरो पाऊँ, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं और बहुत ही भावुक और बहुत ही मार्मिक क्षण है ये। लोग यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि देखिए दोनों बेटियां जब मुखाग्नि दे रही थी, प्रणाम कर रही थी, तो उस वक्त कलेजा मुंह को आ गया
कि एकदम से कैसे कैसे परिवार बिखर जाता है। और ख़ासकर ऐसी दुर्घटना में, जो दुर्घटना किसी को अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसे दुर्घटना कैसे हो सकता है, एक वीवीआईपी के साथ, एक सीडीएस के साथ, और वो भी ऐसे हेलीकॉप्टर में जो कि कहा जा रहा है कि बहुत सक्षम हेलीकॉप्टर है और न जाने कितने उसने काम किए हैं, बावजूद इसके इस तरीके की दुर्घटना हो जाना, तो ये सवाल तो है ही अपने आप में। लेकिन बावजूद इसके देखिए यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। पब्लिक को भी मैं काफ़ी यहाँ पर देख रही थी, जो यहाँ पर आए हुए थे वो इसलिए आए हुए थे कि देखिए पिछले अगर उनके कार्यकाल को देखें तो जो उनकी बातें थी, जो वो देश को लेकर कहते थे, जो बातें वो अपने स्टूडेंट्स को कहते थे, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं और उस कनेक्शन की वजह से यहाँ पर जो है लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। पल्लवी याद आता है, एक इंटरव्यू याद आता है पल्लवी, उसमें सीडीएस विपिन रावत से पूछा गया था कि उन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत नौजवान आते हैं, कहते हैं कि हमें सेना में नौकरी करना है, और मैं उनसे यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी करने के लिए नहीं है। नौकरी करना है तो रेलवे में जाइए, अपना बिजनेस खोलिए, अगर खुद को समर्पित करना है तब सेना में आइए। जान की बाजी लगाने को अगर आप तैयार हैं, देश के लिए समर्पित होने को तैयार हैं, तब आप सेना में आने की बात करिए। और देखिए वो संदेश बखूबी युवाओं तक पहुंचा है। आज हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से 3 कामराज मार्ग से जब शव यात्रा निकली तब से लेकर के और यहां तक वो युवा लगातार साथ दौड़ते रहे, अंतिम सलामी, वो प्यार, अपना सम्मान दर्शाते रहे उनके लिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल इसमें दो राय है नहीं, और इसीलिए इतने सारे कैडेट यहाँ पे, न्यू कैडेट्स यहाँ पर मौजूद थे। आंखों में बिल्कुल मतलब ऐसे प्रश्न उनके थे शायद जवाब दे पाना बहुत मुश्किल था, और यहाँ टकटकी लगाए उनकी अंतिम यात्रा को देख रहे थे कि उनका जो सेनापति है वो चला गया, जो कि उससे कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करता था कि देश के लिए खड़ा होना है, देश के लिए लड़ना है, हर विषम परिस्थिति में जो है खड़े होकर लड़ाई लड़नी है, कभी अपने पद से कभी अडिग नहीं होना है। तो ऐसी जो चीजें थी वो जाहिर तौर पर मिस होंगी और मिस होती रहेंगी, क्योंकि देखिए किसी की जगह कोई ले नहीं सकता है, और खासकर कि जनरल विपिन रावत, जिनके लिए कहा ही जाता है कि वो ऐसे योद्धा थे, वो ऐसे एक तरीके के व्यक्ति थे जिनको सरकार ही नहीं पूरा देश पसंद करता है। आज वो पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, लेकिन उनके दिए हुए तमाम ज्ञान जीवन भर लोगों के पास रहेंगे, खासकर कि उनके विद्यार्थियों के लिए, खासकर कि जो नए कैडेट्स हैं उनके लिए, और लोगों के लिए उनके जो शब्द हैं वो याद रहेंगे, जो देश के लिए वो लगातार बोलते थे, अपने शत्रुओं को किस तरीके से अपने शत्रुओं पर गरजते थे, वो सब यादें रहेंगी। लेकिन बार बार मुझे यही दृश्य समझ में आता है आशा, कि जब सुबह के वक्त में उनके घर पर जब पुष्पांजलि दी जा रही थी और जब बहुत सारे डिग्नेटरीज आ रहे थे, उस वक्त उनकी बड़ी बेटी के जो पुत्र हैं वो उनके गोद में थे और वो हाथों में उनको फूल दे रहे थे और कह रहे थे कि इसको चढ़ाए। वो बहुत छोटे हैं अभी, शायद वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके अब नाना नानी नहीं हैं, अब वो नाना नानी उनको नहीं मिलेंगे। और आप समझ सकते हैं छोटे बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स कितना ज़्यादा महत्व रखते हैं। जब वो अपनी माँ से पूछेंगे कि नाना नानी के पास जाना है, तो वो सोचिए उस बेटी पर क्या गुजरेगी जिसका एकदम से सब कुछ खत्म हो गया है। उन दो बेटियों का सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि ना उनके अब माता है ना उनके पिता है। तो उनकी क्षति तो बहुत बड़ी है, लेकिन साथ ही साथ देश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। यहाँ पर सेना के लिए आए थे, लेकिन ये सेना के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि अगर हम देखें प्रोफेशनल आर्मी बनाने का एक क्रेडिट जाता है, भारतीय सेना को प्रोफेशनल आर्मी बनाने का क्रेडिट जाता है विपिन रावत को। न सिर्फ ये बल्कि रिफॉर्म्स भारतीय सेना में उनकी जो शुरुआत एक तरीके से वो भी उन्हीं के ऊपर जिम्मा। एक प्रमुख रणनीतिकार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, म्यांमार में जो स्ट्राइक की गई थी उसकी बात करें, ये एक ऐसे योजनाकार जो बहुत बहुत खूबसूरती से और बड़ी पारंगत तरीके से अंजाम दिया करते थे इन तमाम चीज़ों को। वो एक बहुत बड़ा लॉस है, वो एक ऐसा लॉस है जिसकी भरपाई किस तरीके से होगी और कितनी जल्दी हो पाएगी, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग होने वाला है भारतीय सेना के लिए।
बिल्कुल, देखिए आशा, भरपाई शब्द तो मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि भरपाई तो कोई किसी की कर नहीं सकता है। और जो स्ट्रैटेजी वो प्लान करते थे, जिस दिमाग से वो काम करते थे और जिस तरीके से उनका काम करने का रवैया था, वो बिल्कुल ही अलग था। इसीलिए मैंने कहा कि वो सरकार के तो चहेते थे ही, पूरा देश उनको प्यार करता था और वो तस्वीरों में आज दिखाई भी पड़ गया है। तो इसीलिए देखिए, उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। बेशक बहुत सारे और भी नाम हैं जो आगे सीडीएस के तौर पर आएंगे, लेकिन ये प्रथम सीडीएस हमेशा याद रखे जाएंगे। उनकी एक तरीके से मैं कहूँ, उनका जाना दुखद बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका कार्य कभी नहीं भूला जाएगा। पंचतत्व में विलीन होने के बावजूद उनको हमेशा पूरा देश याद करता रहेगा। आशा, बिल्कुल रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें थी ये, जैसे नब्ज में खून को रोक दे ऐसी तस्वीरें थी। लेकिन जाते जाते भी ये एक योद्धा ही कर सकता है जो देश को फिर एक बार राष्ट्र प्रेम के धागे में पिरो जाए। आज पूरे देश ने यही महसूस किया, एक एक नागरिक ने पल्लवी यही महसूस किया होगा, और वहां रहकर आपने भी यही महसूस किया होगा कि एक नागरिक के तौर पर देश प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं, देश सबसे पहले। ये आज उन्होंने एक बार फिर अपने जाते जाते भी, एक सैनिक ही कमाल कर सकता है, अपने जाते जाते भी वो ये मैसेज देकर गए हैं। बिल्कुल, देश सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ये संदेश देते हुए गए हैं वो। और जिस यात्रा की बात आप कर रही हैं कि जिस यात्रा में इतने सारे लोग जुड़े, वो इसीलिए जुड़े कि ऐसे देशभक्त को जाते वक्त एक बार नमन करने का मौका मिल जाए। उस नमन के मौके के लिए ही इतनी भीड़ उनके साथ दिखाई पड़ी है। और आज यहाँ बरार स्क्वायर के क्रिमेशन ग्राउंड में भी इतने सारे लोग भी पहुंचे हैं, और बाहर से भी लोग आए यहाँ पर, चीफ कमांड यहाँ पर आए जो है अंतिम दर्शन करने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये तो, इसमें दो राय तो है ही नहीं कि ऐसा देशभक्त भारत ने खो दिया है जो आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा, और शायद हमेशा ही याद किया जाएगा। क्योंकि बार बार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा रणनीतिकार, ऐसा स्ट्रैटेजी बनाने वाला जो देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था, वो चला गया है, और वो भी ऐसे हादसे में जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आशा, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, पंचतत्व में वो विलीन हो चुके हैं, पीछे अपने परिवार, अपनी 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। लेकिन उनकी बेटियों को देखकर भी लगता है कि देश के लिए उनको भी इसी शिक्षा दी गई है कि देश सब कुछ है, इसलिए टूटना नहीं, बिखरना नहीं, एक संदेश जरूर देना देश को कि विषम परिस्थिति ही क्यों ना हो, खड़े रहना है, लड़ना है। और वही संदेश वो दिखा सुबह जब यहाँ पर ब्रिगेडियर लिदर की अंतिम जो यात्रा थी, जब यहाँ पर उनकी पूरी प्रक्रिया हो रही थी, उस वक्त उनकी बेटी और उनकी पत्नी ने भी यही कहा कि देखिए, फौजी का परिवार होना में आप ज़रूर है कि हमें ये कहा जाता है कि आप सख्त बने, ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार रहें, लेकिन जब अपना जाता है तो दर्द बहुत होता है। उनकी बेटी ने कहा, और खास करके यहाँ पर मैं एक बात और भी कहूँगी आशा, तो बेटियाँ जो होती हैं अपने पिता के बहुत नज़दीक होती हैं, तो पिता का चले जाना देखिए बहुत बड़ी क्षति है। और उनकी बेटी ने इसीलिए कहा कि मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया है, मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया, वो हमारे हीरो थे। उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए, जिंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन उनकी बच्ची अपने पापा को हमेशा ही मिस करती रहेगी। और जब यहाँ पर जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां मुखाग्नि दे रही थी, तो कुछ ऐसा ही दृश्य समझ में आ रहा था कि वो अपने पापा मम्मी को जो वो आज मुखाग्नि दे रही हैं, अंदर उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि क्यों ऐसे अकस्मात चले गए ऐसे, जबकि उनकी अभी छोटी बेटी जो है अभी वो वकील हैं दिल्ली के कोर्ट में, उनकी अभी शादी नहीं हुई है, बट बेटी मुंबई में रहती हैं। तो सोचिए कि उनके लिए तो बिल्कुल खालीपन है। आप वो अपने माँ बाप को नहीं पाएंगे, जब कुछ शेयर करना होगा उनको, वो अपने माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो शिक्षा उन्होंने अपने माँ बाप से ली है, वो शिक्षा जीवन भर उनके अंदर रहेगा। एक इंटरव्यू में उनकी पत्नी का सुन रही थी, जनरल रावत का, उन्होंने कहा कि चूंकि
जनरल रावत जो थे वो देश को लेकर इतना ज़्यादा प्रेम था उनको, अपनी ड्यूटी को लेकर इतना डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल थे कि वो वक्त ही नहीं दे पाते थे अपनी बच्चियों को। और यही वजह है कि ज़्यादा जो उनकी बेटियां थी वो ज़्यादा अपने फादर से मिल नहीं पाती थी और बात नहीं कर पाती थी। तो ये शिकायत उनकी हमेशा रहती थी अपनी मम्मी से कि मम्मा पापा तो कभी होते नहीं हैं। तो जब उन्होंने अपने पति यानी जनरल रावत से बात कही कि बेटियां मिस करती हैं और वो आपसे बात करना, मिलना चाहती हैं, आपके साथ घूमना चाहती हैं, तो उन्होंने यही शिक्षा दी कि देखिए आज से ही उनको इतना तैयार हो जाना है कि कभी किसी के जाने या कभी किसी तरीके के मतलब कहें कि विषम परिस्थितियों में भी कैसे खड़ा रहना है, उनको सीखना है। और शायद यही वजह है कि आज इतनी बड़ी घटना के बावजूद हम देख रहे हैं कि दोनों बेटियां जो हैं वो यहाँ पर मुखाग्नि देते हुए भी बहुत ही काम और कंपोज्ड दिखाई पड़ रही थी। और ये शिक्षा सभी के लिए है। ये शिक्षा सिर्फ इस दृश्य से सिर्फ ये नहीं समझना है कि उन दोनों बेटियों को का जो है एक तरीके से परिवार खत्म हुआ है। ये पूरे देश के लिए क्षति है और क्षति के साथ साथ ये शिक्षा भी है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो गई हो, बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है, अपने आप को बांधे रखना है और फिर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ना है। तो देखिए बहुत सारी शिक्षा है जो वो देकर गए हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस शिक्षा का आगे कैसे सदुपयोग करते हैं। ये उन कैडेट्स पर निर्भर करता है जिनको वो लगातार शिक्षा देते रहे हैं, लगातार मोटिवेट करते रहे हैं कि कैसे देश को सुरक्षित रखना है। हर लिहाज से देखें तो एक एक शिक्षा दी गई जो उनकी है वो जो कैडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसको मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनको पढ़ाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा कि ऐसी ऐसी बातें जनरल रावत किया करते थे और शायद यही एक मोटिवेशन भी बनेगा कैडेट्स के लिए। मैं पल्लवी मधुलिका रावत की भी बात करना चाहूंगी क्योंकि ये कहा जाता है और ये बिल्कुल मान्य है कि वो भी किसी शहीद से कम नहीं है। और इसलिए हमने बार बार मधुलिका रावत के लिए भी हर जगह उनके लिए शहीद ही शब्द मेंशन किया गया, क्योंकि जो सैनिकों की पत्नियां होती हैं, जब एक सैनिक मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा होता है, वो भी एक मनोबल से जुड़ा युद्ध लड़ रही होती है घर में रहकर, जो साथ में लेकर पूरे परिवारों को, सैनिकों की पत्नियों को साथ में लेकर चलने का काम होता है, वो ऐसे सैन्य ऑफिसर्स की पत्नी किया करती हैं। ये शायद सिविलियंस जो न जाने उनके लिए जानना जरूरी है। और इसलिए बिल्कुल कहा जा सकता है पैरेलली मधुलिका रावत किसी शहीद से कम नहीं है। आज जिस तरीके से एक झटके में दोनों पति पत्नी जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई वो भी एक शहीद हैं, ये लोगों के लिए जानना जरूरी है। और इसलिए भी जब प्रधानमंत्री भी पहुंचे, रक्षा मंत्री भी पहुंचे, सभी ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उसी जब साथ में बॉडी जो है साथ लाई गई, सैन्य बैंड धुनों के साथ अगवानी जब की जा रही थी, साथ में मधुलिका रावत, उनकी भी बॉडी, उनका भी पार्थिव शरीर साथ में था। तो ये समझना होगा कि एक सैन्य अधिकारी की जो पत्नी होती है वो भी किसी वीर सैनिक से कम नहीं होती है। वो मैसेज भी आज देश तक एक बार फिर पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैन्य अधिकारी की पत्नी जो होती है वो भी किसी अधिकारी कहें तो अधिकारी के तौर पर ही होती है, क्योंकि वो सीडीएस जो होते हैं उनकी जो पत्नी होती हैं वो प्रथम सीडीएस मानी जाती है और वो आवा की हेड होती हैं, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की हेड होती हैं। और उसी के जरिए जो है जितनी भी काम होते हैं वाइफ्स के, जो भी मान लीजिए जैसे कोई शहीद हो जाए, उनकी पत्नियों के, उनके बच्चों के, उनके रख रखाव के, उनके पढ़ाई लिखाई के, उनके हेल्थ के, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रथम जो सीडीएस की जो भी प्रथम जो होता है उनको जिम्मेदारी मिलती है। यानी आवा की जो प्रेसिडेंट होती हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी
और लगातार जो भी जैसे हम लगातार खबरें देखते थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से कभी कैप्टन कभी कोई शहीद हो रहे हैं, तो उनकी पत्नियों के बारे में, उनकी पत्नियों के जानकारी, उनके बच्चों की जानकारी, ये आवा का ही काम होता है जिसके जरिए वो मदद पहुंचाती थी और तमाम चीज़ों में हेल्प करती थी। तो यानी देखिए 2 तरीके के जिम्मेदारी उठा रही थी। एक तो वो अपने परिवार की जिम्मेदारी तो उठा ही रही थी, साथ ही साथ आवा का काम भी देख रही थी। तो देखिए 2 जिम्मेदारी एक साथ उठाना और इतनी बखूबी निभाना, ये अपने आप में बड़ी बात है कि देखिए जनरल रावत देश को की सुरक्षा को संभाल रहे थे, तो वहीं उनकी पत्नी जो जवान हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके परिवार को संभाल रही थी और साथ ही साथ उनके बच्चे को भी संभाल रही थी, जिनको जनरल रावत का समय कई बार नहीं मिल पाता था, लेकिन बखूबी निभाया है। लेकिन ऐसे दर्दनाक हादसे ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि ऐसा हादसा हो गया कि एक झटके में 13 लोग चले गए। और यहाँ पर मैं वो भी कहना चाहूँगी कि देखिए अभी बहुत सारे ऐसे शव हैं जिनकी अभी भी पहचान नहीं हो पाई है, वो भी शहीद हुए हैं इस घटना में। अभी पहचान ना हो पाने की वजह से अभी उनका जो अंतिम प्रक्रिया है वो नहीं हो पाई है, लेकिन उन वीर सपूतों को भी न्यूज़ 24 और पूरा देश सलाम करता है। बेशक ये दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन वो लोग भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे थे और बहुत कुछ करते अगर वो जीवित रहते तो, लेकिन इस हादसे ने उन्हें भी निगल लिया है। लेकिन सलाम है न्यूज़ 24 का, सलाम है पूरे देश की तरफ से कि उनकी जो काम थे उनको हमेशा याद रखा जाएगा। बेशक अभी दुख की घड़ी है, दुख का क्षण है, अभी भी परिवार को ये समझ में नहीं आ पाया है कि कौन सा शव किसका है, जिसकी अभी भी जो है जांच चल रही है, डीएनए टेस्ट के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल नम आंखों से सभी विदाई दे रहे हैं। जी पल्लवी, आपके पीछे इस वक्त क्या चल रहा है, एक बार अगर आप वो भी बताते रहें। क्या सभी डिग्निटरीज वहां से निकल चुके हैं? आगे क्या प्रोसीजर रहने वाला है? एक सीसीएस की बैठक भी हुई थी पल्लवी, तो उसमें अभी क्या इस बाबत कोई जानकारी है कि राजकीय शोक की घोषणा हो सकती है? क्या ऐसा संभव है? क्या इन्फॉर्मेशन सामने आई है? देखिए इसकी अभी फिलहाल तो जानकारी नहीं आ पाई है कि राजकीय शोक होगा या नहीं, लेकिन फिलहाल जो आपने ये कहा कि पीछे की तस्वीर क्या है, तो देखिए अब यहाँ से धीरे धीरे जो है डिग्निटरीज निकलने शुरू हो गए हैं और यहाँ से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी निकल गए हैं। इसके साथ ही जो तमाम डिग्निटरीज थे, जिसमें हमने देखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। यहाँ पर हमने किरण रिजिजू को देखा, राज्यवर्धन सिंह राठौर थे यहाँ पर मौजूद। इसके अलावा अजय भट्ट MOS वो यहाँ पर मौजूद थे। बाहर से फॉरेन कंट्रीज से जो काफ़ी लोग थे वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। तो धीरे धीरे करके जो अब काफिला है यहाँ से निकलने लगा है। बड़ा ही अजीब ही ये सिचुएशन है। मैं आशा इसको समझाऊं कि देखिए अजीब खालीपन लग रहा है, अब अजीब खालीपन, शांत, बिल्कुल शांत होता जा रहा है माहौल। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि परिवार के ऊपर क्या बीतेगी जब वो अपने माँ बाप को नहीं देखेंगे। वो खालीपन धीरे धीरे यहाँ पर पसरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे यहाँ से डिग्निटरीज निकलते जाएंगे, यहाँ से बिल्कुल सुनसान हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ब्रह्म कुमारीज के भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अभी कुछ ही दिन पहले जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत वो भी माउंट आबू गए थे। ब्रह्म कुमारीज वहाँ पर वो चीफ गेस्ट थे, किसी फंक्शन में वो गए थे और वहाँ पर उन्होंने वहाँ से बातचीत की और ब्रह्म कुमारीज का उन्होंने जो है पूरा देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो होता है काम होता है, क्या होता है। क्योंकि ब्रह्म कुमारीज कहते हैं कि आप अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा सेंटर है कि जहाँ पर आप काम कंपोज हो जाते हैं। तो कई बार डिफेंस में क्या होता है कि गुस्सा जो है बहुत ही फ्रीक्वेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब बॉर्डर पर होते हो
तो जब सामने शत्रु होता है तब आपको गुस्सा आता है, और जब आपको कोई ललकारता है तो वो ललकार जो है वो आप उसको जवाब देते हो उस ललकार का। तो कई बार उस वक्त जो है आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि विषम जब परिस्थिति हो और जब बहुत ख़राब सिचुएशन हो और सामने शत्रु खड़ा हो तो कैसे अपने दिमाग को शांत करके और वार करना है। तो कहीं ना कहीं ये जब माउंट आबू गए थे तो वो वहाँ पर उन्होंने एक बात यही कही थी, और देखिए इसीलिए आज वो लोग भी यहाँ पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही कई और गणमान्य लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अंतिम विदाई के लिए। सब लोग यहाँ पर धीरे धीरे कर निकलने लगे हैं, क्योंकि रूट काफ़ी लंबा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एरिया को ब्लॉक किया गया है। तो धीरे धीरे यहाँ से जैसे जैसे लोग निकलेंगे तो फिर परिवार के लोग धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू होंगे, क्योंकि तस्वीरों में आपने देख लिया है कि अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। तो अब यहाँ से जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको परिवार फॉलो करते हुए और अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। आशा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को लेकर के पल्लवी, जिनको बेंगलुरु शिफ्ट किया गया था क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, नाजुक थी, हालात वहाँ सुधर नहीं रहे थे और इसलिए उनको बेंगलुरु शिफ्ट किया गया ताकि और उच्च इलाज उनको मिल पाए। वो एकमात्र ऐसे हैं क्योंकि ब्लैक बॉक्स तो खोजा जा चुका है, लेकिन उससे जांच होगी, क्या जानकारियां सामने आती हैं। उससे बेहतर अगर वरुण सिंह, उनकी हालत में सुधार होता। बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन है ये कि किसी तरीके से कोई करिश्मा हो, उनकी स्थिति सुधरे, उनके माध्यम से ये पता लग पाए, देश को कम से कम एक वीर जाबाज जो है वो तो ईश्वर उनकी जान बख्शें। उनकी सेहत को लेकर के दुआएं मांगी जा रही हैं। क्या अपडेट है उन पर, ये भी बताइए। और दूसरा, बाकी जो वीर सैनिक हैं अब जिनकी डीएनए सैंपलिंग की रिपोर्ट सामने आना अभी बाकी है, वो कब तक आएगी? देखिए, जाहिर तौर पे इस वक्त पूरा देश जो है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए दुआएं कर रहा है ताकि वो बच जाएं। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है तो लगभग 45% वो बर्न्ड हैं और काफ़ी क्रिटिकल हैं, चूँकि वेलिंगटन और जहाँ हॉस्पिटल था वहाँ पर उस तरीके की सुविधा नहीं थी और इसीलिए उनको बैंगलोर शिफ्ट किया गया है। और पुणे से भी कई डॉक्टर्स आए हैं उनको देखने के लिए, इलाज के लिए, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन है और पूरी कोशिश यही की जा रही है कि बैंगलोर और पुणे के डॉक्टर मिलकर उनको बचा लें। क्योंकि देखिए जो हादसा हुआ है उसकी जानकारी उनके पास होगी और ब्लैक बॉक्स के ज़रिए भी खंगाली जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए वो ग्रुप कैप्टन हैं जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक बड़ा हादसा होते होते बचाया था। तो इसलिए वो बड़े ही जाबाज ग्रुप कैप्टन हैं और विषम परिस्थिति में उन्होंने प्लेन को बचाया भी है। तो ऐसे में उनका जो हालात है उसको लेकर लगातार जो लोग हैं वो दुआएं कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। और जहाँ तक आपने बात की बाकी जो हमारे सपूत हैं उनको लेकर, तो उनकी जो अभी हालात हैं वही है कि अभी तक डीएनए के जो सैंपल हैं अभी आए नहीं, मतलब रिपोर्ट्स नहीं आए हैं। सैंपल तो लिए जा चुके हैं, रिपोर्ट्स नहीं आए और शायद यही वजह है कि अभी देरी हो रही है इसको लेकर के। जैसे ही वो आएंगे वैसे ही जो परिवार है उनके सुपुर्द जो है बॉडी कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन स्थिति इतनी बुरी है कि बहुत परिवार दुख में है क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा जल गई है और जल जाने की वजह से इसीलिए शिनाख्त नहीं हो पा रहा है इतनी जल्दी। नहीं तो शिनाख्त कर पाना इतना मुश्किल नहीं हो पाता। लेकिन आपने जैसे तस्वीरें देखी थी कि हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए थे और धू धू करके जल रहा था, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा बॉडी जल गई है। और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की भी यही हालत है कि उनकी 45% जो बर्न्ड है और 45% बर्न्ड होने के अलावा भी कई कॉम्प्लिकेशन हैं जिसको लेकर वो लगातार लड़ रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच। लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है, लेकिन पूरी कोशिश, पूरी कवायद है डॉक्टर्स की कि उनको बचा लिया जाए। लेकिन जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा। लेकिन फिलहाल जो है सभी हाथ जो है दुआ की तरफ है कि भाई किसी तरीके से वो बच जाए। फिलहाल मैं यहाँ की भी तस्वीर आपको बार बार यही कहूँगी, दिखाती भी रहूँगी कि यहाँ से लोग जो निकल रहे हैं तो
तो देखिए लगभग यहाँ से जो लोग हैं वो अब निकल चुके हैं। धीरे धीरे यहाँ से मीडिया कर्मी भी निकल रहे हैं अंतिम विदाई देकर। पल्लवी, ये अब उस सवाल पे पल्लवी आते हैं, क्योंकि आज जो तस्वीरें जो गम दे के गई हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक फक्र है देश को अपने इस वीर सपूत पर जिनको हमने गंवाया है। लेकिन वो सवाल जो इस दुर्घटना के बाद अभी भी खड़ा है, जिसकी जांच होगी, कब तक रिपोर्ट आएगी, ये तमाम चीजें तो है ही, लेकिन मंत्रालयों का, क्योंकि आप मंत्रालयों को कवर करती हैं, मैं ये आपसे जानना चाहती हूं अंदरूनी रिपोर्ट क्या है कि ये जो बातचीत हो रही है कि क्या किसी ये साजिश का हिस्सा है जिसके चलते हमने अपने पहले सीडीएस को गंवा दिया। ये जो इस पर बातचीत हो रही है, इस पर जो शंकाएं जाहिर की जा रही हैं, उन शंकाओं में कितना दम नजर आता है, उसको लेकर के सरकार का रुख क्या है? क्या उस दिशा में भी कोई जांच बैठाई जा सकती है, या सिर्फ जांच इस बात की होगी कि ब्लैक बॉक्स में जो वॉइस रिकॉर्डर है सिर्फ जांच उस आधार पर होगी, या साजिश के एंगल से भी सरकार जांच बिठा सकती है? देखिए आशा, सबसे पहले तो यही कदम उठाया जाएगा कि जो ब्लैक बॉक्स मिला है उस ब्लैक बॉक्स के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। और वो भी इतनी बड़ी दुर्घटना इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हेलीकॉप्टर था ये, तो ऐसे में कैसे ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसकी जानकारी का पता लगाया जाएगा। उस जानकारी से आगे की जो रणनीति होगी वो तैयार होगी कि उस जानकारी में क्या निकल कर आता है। क्या वो टेक्निकल फॉल्ट था, क्या किसी चीज़ से वो टकरा गया, या फिर क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। तो देखिए ये सब पता लगने के बाद ही आगे की रणनीति तैयार होगी कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है या कुछ है। अगर इस तरीके की कुछ भी चीज़ें सामने आती हैं तो सरकार जो है जाहिर तौर पर एक और कमेटी होगी या जो भी इस पर कवायद होगी वो आगे होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो ब्लैक बॉक्स के जरिए ये पता लगाने जाने की कोशिश होगी कि आखिर क्या बड़ी वजह रही जिससे कि इतना बड़ा दुर्घटना जो है वो हुआ। आशा, बिल्कुल बता दें एक बार फिर अपने दर्शकों को कि देखिए सबसे अहम ओहदा, सर्वोच्च शीर्ष देश का सैन्य अधिकारी, और ये गुंजाइश ही नहीं बचती कि किसी एसओपी में किसी प्रकार की कोई चूक रही हो। कमांडिंग विंग कमांडर पृथ्वी सिंह जो खुद पायलट के रूप में उस वक्त हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, और उनकी काबिलियत पर उंगली उठाने का या प्रश्न उठाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसके अलावा सबसे अत्याधुनिक, सबसे सुरक्षित ये MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था जिसको सबसे सुरक्षित माना जाता है। ये वो हेलीकॉप्टर था, और तब इतनी काबिलियत होते हुए तब एक ऐसी दुर्घटना का घट जाना, और उसमें हम इतने सारे अपने वीर सपूतों को एक साथ गवा दें। इसलिए देश ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ऐसे कैसे ये दुर्घटना घट गई, और इसलिए शायद ये संशय जो है, इसलिए शायद ये जो सवाल है वो उठ रहे हैं। लेकिन ये पूरी उम्मीद है देश को कि इसका जवाब जल्द मिलेगा कि आखिरी उन महज 7 मिनट पहले, क्योंकि ठीक 12:15 बजे वेलिंगटन में लैंड करना था हेलीकॉप्टर, लगभग 11:48 पर उड़ान भरी थी, और महज 7 मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम जो था उससे संपर्क टूट गया था। और उसके बाद न जाने क्या हुआ। बस वो जो आखिरी तस्वीर, जो वीडियो सामने आया था, बहुत सारी तस्वीरें पल्लवी आ रही हैं, वो उसका क्या निष्कर्ष निकाला गया है उस वीडियो को जरा समझाइए। वो जो आखिरी तस्वीरें सामने आई थी कि हेलीकॉप्टर काफी लो हाइट पर है, उसके बाद धुंध में गायब हो जाता है, सडनली फिर ये हादसा हो जाता है। सरकार की तरफ से एग्जैक्ट लाइन क्या बताई जा रही है इस हादसे को लेकर? देखिए अभी बहुत जल्दबाजी है आशा कि इस पूरे घटनाक्रम को समझाया जा सके, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है, और जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक सरकार की तरफ से या फिर जो भी जांच अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई भी जानकारी नहीं आएगी। लेकिन जो सवाल जो आप बार बार उठा रही हैं, जो पूरा देश उठा रहा है कि आखिर इतने एडवांस्ड हेलीकॉप्टर का इतना बड़ा दुर्घटना कैसे हो सकता है, जबकि ये कहा जाता है कि इतने खराब से खराब परिस्थितियों में भी वो कामयाब रहा है। ऐसे
में CDS जब फ्लाई कर रहे हैं उसकी चेकिंग जो होती है वो पहले ही हो जाती है। तकरीबन 1.5 घंटे पहले उसकी चेकिंग होती है। तमाम चीज़ों की चेकिंग करने के बाद ही, और खास करके मौसम की जानकारी भी दी जाती है कि मौसम आगे किस तरीके का रहेगा, उसके बाद ही फ्लाई करने के लिए ही इजाज़त मिलती है। लेकिन बावजूद इसके ये क्रैश हो जाता है, तो ये प्रश्न जरूर सभी के जहन में है, जिसका उत्तर जो है समय आने के साथ सरकार या फिर जो जांच एजेंसी है वो जरूर इसको रखेगी। लेकिन आपने सवाल किया कि जो पिक्चर्स हैं वो क्या दर्शाते हैं। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि वो साफ दिख रहा है कि काफी ज्यादा फॉग हो गया है। और अचानक से जब आप देख रहे हैं कि 12:08 के बाद कहा गया कि संपर्क टूट गया। पहले मुझे थोड़ा सा आपको रोकना पड़ रहा है, माफी चाहूंगी इसके लिए, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। लेकिन शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक वीर सैनिक ही ये कमाल कर सकता है, जाते जाते भी पूरे देश को एक सूत्र में, देशभक्ति के जज्बे में बांधता चला जाए। ऐसे थे जनरल विपिन रावत। यहां एक ब्रेक ले रहे हैं।